नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? मिडिल ईस्ट में ये चल रहा है कि ईरान ने कह दिया है कि अब हम अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे। जी हाँ, माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि पड़ोसियों पर हमला हम नहीं करेंगे। और इसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है। एक खबर ये भी आई इस बीच कि यूएई का एक एयरबेस है और अल धफरा एयरबेस, जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया है। 3 घंटे के करीब हो गया वक्त तब ये हमला हुआ था। और तीसरी खबर ये है कि अमेरिका ने साफ तौर पर ऑफिशियली ये कह दिया है कि हम ईरान का सारा ऑयल सीज करेंगे। मतलब अब अपने मंसूबे अमेरिका ने बता दिए हैं कि ये सब पूरे गुणा गणित, इस चक्र कुचक्र के पीछे मंशा या नियत क्या थी। तो आइए इसी मुद्दे पर, मसले पर चर्चा करते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। एक खबर आई सर, हम बात करें कि सरेंडर हुआ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले एक खबर ये आती है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड पहले ही मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। एक और समंदर में एक और युद्धपोत अमेरिका की तरफ से ले जाने की तैयारी है। डब्ल्यू बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम से उसका नाम है। दूसरी तरफ हथियारों का टोटा इजराइल के पास हो गया है और इसीलिए ग्रांट अमेरिका की तरफ से दी जा रही है और बड़ी मात्रा में हथियार दिए जा रहे हैं। क्या ईरान वाकई कमजोर हो गया है? धन्यवाद पुनीत, थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे, जैसा आपने कहा, कि ईरान के बारे में। तो हमने जैसा पहले अपने पुरानी वीडियोस में भी ईरान के बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो अब ये जो लड़ाई है ये ऐसे मतलब नहाज पे पहुंच गई है, ऐसे मोड़ पर है जहां पर काफ़ी चीज़ें समझनी होंगी। देखिए, अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान ने जो बयान दिया, ईरान के जो राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों से माफ़ी चाहते हैं कि हमें उन पर अटैक करना पड़ा और हम ऐसा नहीं चाहते थे। देखिए, इस चीज़ को ट्रंप ने अपनी जीत बताया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमारे दबाव में ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है, जो अपना असेसमेंट है, कि ईरान अभी भी हमले करेगा, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल का सवाल है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है। तो ईरान ऐसा नहीं है कि बहरीन में, ओमान में, कतर में या यूएई में अमेरिका के बेसिस हों और ईरान चुप करके बैठ जाए। तो ईरान चुप करके नहीं बैठेगा। ये एक बयान दिया गया है उन सरकारों को ये दिखाते हुए कि देखिए, हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है और हम जो आपके यहाँ पे बेसिस हैं, जो अमेरिका का बेस है, उन पर हम ये अटैक हमें करना मजबूरी बन गई थी। ये है। अब होता क्या है कि जब भी लड़ाई होती है दो मुल्कों के बीच में, तो ख़ास तौर पर इस समय जो अमेरिका की जो सरकार है वो एक अपना नैरेटिव चलाना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि देखिए, ईरान लगभग घुटने टेक रहा है हमारे सामने, जबकि असलियत क्या है? असलियत ऐसा नहीं है। ईरान ने कहीं से भी अभी तक ये नहीं दिखाया है कि जो वो इतना बड़ा मुल्क है कि वो अपने घुटने टेक रहा है। वो लड़ रहा है। उसके तमाम ऐसे नेता हैं जो भी पूरी दुनिया में हैं, जो एम्बेसडर हैं या उनके राष्ट्रपति हैं या बाकी और जो नेता हैं, वो सब ये बात कह रहे हैं कि भाई हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। तो ये बात मानना कि ईरान को घुटने टेक रहा है, तो ये बात पूरी तरह खारिज हो जाती है। दूसरी बात ये है कि देखिए पुनीत, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही कि जो आसपास के जो देश थे ईरान के, ईरान पर जो अटैक किया गया, जो मिसाइलें दागी गई या कुछ बेसिस इस्तेमाल किए, वो इन कंट्रीज़ के ही हुए हैं। इवन जॉर्डन का भी बेस इस्तेमाल हुआ है। इतनी लंबी लड़ाई जो इस समय चली है, ये 1 हफ्ता हो चुका है ऑलरेडी। 1 हफ्ते की लड़ाई में सारे फाइटर प्लेन, सारा सब कुछ अब्राहम लिंकन से नहीं चल सकता था, किसी युद्धपोत से नहीं चल सकता था। तो ये बात सच है कि जो अमेरिका के बेसिस हैं, जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। तो जब उनका इस्तेमाल किया गया है तो ईरान का ये हक बनता है, उसकी वो बनती है कि वो उसको उन पर भी अटैक करे।
तबाह करे। लेजिटिमेसी है। तो इसलिए ईरान ने ये पूरा मतलब जितने भी ये कंट्रीज़ हैं इन पर अटैक किया है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अटैक किया है, और मैंने पहला सवाल इसी बात को लेकर कहा था कि 2 आपके वॉरशिप्स पहले से हैं, तीसरा वॉरशिप आप तैनात कर रहे हो। इसके अलावा ब्रिटेन से भी कुछ मंजूरी मिल गई है, तो फ्रांस वो भी है। हाँ, B1 बॉम्बर्स, B2 बॉम्बर्स के साथ साथ B1 बॉम्बर्स भी उतार रहे हो आप, ठीक है। इजराइल के पास हथियारों का टोटा हो गया, तो उसको भी और हथियार दे रहे हो आप। ये सब क्या वाकई में ट्रम्प की बात से मेल खाता है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है? बिल्कुल मतलब पसीने ला दिए, क्या हम माने अमेरिका के हालत खराब, या उन्होंने जो एज्यूम किया था वो तो बिल्कुल नहीं है, वैसा सिनेरियो नहीं है? देखिए, जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। फॉर्चुनेटली एक ऐसे स्कूल पर भी बम गिरा जहाँ पे बच्चियाँ छोटी छोटी पढ़ती थी, जो पूरी दुनिया के लिए मतलब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं सबका सर जो है शर्म से झुक जाना चाहिए कि हम बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं या बच्चे ऊपर भी मतलब वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात यह है पुनीत कि ईरान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें जंग करनी होगी। उसकी वजह यह है कि दुनिया में अब आप ये देखिए कि अगर पूरी दुनिया के ब्रिटेन भी अगर अपनी फ़ौज भेजेगा, फ्रांस भी कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी सपोर्ट कर रहा है, फिर मिडिल ईस्ट के भी कंट्रीज़ हैं, तो ये सवाल पैदा हो जाता है भाई अब हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि देखिए सरेंडर वाली जो बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान सरेंडर करे, सरेंडर का मतलब होता है कि जैसे वेनेजुएला की तरह सरेंडर करे। देखिए इन्हें समझना होगा कि हर मुल्क का एक सिविलाइजेशन होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विचार जाते हैं, थॉट्स जाते हैं। तो ईरान कभी भी एक गुलाम कंट्री नहीं रहा, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो उस पर दुनिया के तमाम लोगों ने हुकूमतें की हो, मतलब कभी उसमें ज़्यादा ख़ास तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद। इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद उससे पहले भी उसका एक रिच कल्चर रही है। तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं होगा कि कोई बाहर का मुल्क आके हमें डिक्टेट करे एक एक चीज़ पे, जैसे वेनेजुएला में हुआ। अब वेनेजुएला और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, कल्चर्स तो सेम है, उनके कल्चर तो सेम ठीक है, लेकिन अमेरिका डिक्टेट कर रहा है एक एक चीज़ को। तो मुझे नहीं, तो ईरान के जो लोग हैं वो इतने खुददार हैं कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए यही वजह है कि जो अपोजिशन भी थे, जो खामनेई जो थे वहाँ के जो सर्वोच्च नेता थे, उनका जो मुखालफत करते थे जो ईरानी लोग थे, वो भी इस जंग में सब लोग इकट्ठा आ गए हैं, क्योंकि वो जो डिसेंट था वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया इस युद्ध के शोर में। तो सब लोग अब इकट्ठा हैं, उनका एक ही मकसद है कि भाई अमेरिका ने के साथ जो जंग है उस पर हमें अपना जवाब देना। ट्रम्प कह रहे हैं वी विल हिट हार्ड टुडे, मतलब आज की रात बहुत भारी होगी। देखिए अमेरिका और इजराइल बम गिरा रहे हैं तेहरान पर, इस्फान पर और तमाम शहरों पर। अब हार्ड और सॉफ्ट कुछ नहीं होता पुनीत, आप भी जानते हो कि जब ये जंग होती है तो जंग में चाहे एक मरे चाहे और 500 मरे। कौन सा आपने मुहूर्त निकाल के रखा है? कौन आप सा? जंग लड़ रहे हो तो जब भी हमला करोगे तो हार्ड ही करना होगा। बिल्कुल, तो अमेरिका करेगा, ईरान अपने हिसाब से जवाब देगा। ईरान के देखिए जो ड्रोन हैं, जो मिसाइलों का एक जखीरा है वो अभी तक चल रहा है, इतनी लंबी लड़ाई होने के बावजूद। ड्रोन जो है वो बता रहे हैं कि 20,000 रुपए का उसकी अगर हिंदुस्तानी $20,000 हाँ, तो अगर उसे 20,000 रुपए उसकी शायद कॉस्ट है। नहीं, रुपए में नहीं है, हाँ, डॉलर में। कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि जो हज़ारों का ड्रोन है उसको ख़त्म करने के लिए आपको मतलब लाखों रुपए की मिसाइल बर्बाद करनी लाखों रुपए की जो इंटरसेप्ट कर रही है मिसाइल वो खर्च करनी पड़ रही है। देखिए ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए ये जो ड्रोन था शाहिद, तो ये बहुत कामयाब रहा है। और ईरान की जो एक थोड़ी सी मुश्किल मुझे लगती है कि अगर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होता तो इस युद्ध का गेम ही चेंज हो जाता। क्योंकि देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान है 2 दिन पहले आया है, वो यूट्यूब पे पड़ा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने ईरान से कहा था कि आप अपने एयर डिफेंस पे और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए और उसे मजबूत कीजिए। तो वो शायद एक कमी रह गई है। अगर ऐसा होता तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होता बॉम्बिंग करना, जैसे इस समय जो नहीं, लेकिन वो जो 12 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और तब ईरान को ये मालूम था कि उसकी कमज़ोरी कहाँ है। ताकत तो उसे पता ही थी कि हमारे पास मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, हाँ, लेकिन ये भी मालूम था कि कमज़ोरी हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से हमने इतना नुकसान झेला। क्या ईरान ने
6 महीने में जो वक्त मिला उसमें आखिरकार ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत क्यों नहीं किया? और अभी ये बात हो रही है कि रशिया देगा, क्योंकि एक तरफ आपने बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन वो एक प्रकार से अमेरिका को साथ देने के लिए खड़े हो गए, तो अगर रशिया देता है तो ये एस्केलेशन बढ़ेगा? बिल्कुल, अगर रूस देता है, अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आई कि ईरान ने मदद मांगी हो। अगर ईरान मांगता है मदद, S-400 अगर उसको मिल जाता है, तो ये एक गेम चेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। देखिए, अगर ईरान के पास एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिसमें अभी फ़िलहाल वो चाइनीज़ हैं उनके, और कुछ उन्होंने खुद के डेवलप किए हैं, लेकिन वो उतने इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुए हैं। लेकिन अगर रूस की तरफ से कोई इस तरह की मदद मिल जाती है, तो ये गेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, F-35 को छोड़कर, उनका ईरान की जो एयर दहलीज कह लें, हाँ। हाँ, मतलब उसमें ईरान में शामिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ईरान शुरुआत में जब वॉर शुरू हुआ, अटैक होता है, ईरान ने तेज़ी से कई सारी सैकड़ों की संख्या में मिसाइल लॉन्च की, ड्रोन लॉन्च की। उसके बाद वो सैकड़ों से दर्जनों हो गए। तो क्या उसका स्टॉक पाइल जो है वो ख़त्म हो रहा है, या फिर ईरान ने कुछ ऐसी तैयारी कर रखी है जो चौंकाने वाली? क्योंकि ईरान बार बार चौंका रहा है अपने स्टाइल से, भले ही उसके हमले कम हो गए हों, लेकिन अब वो प्रिसाइज अटैक भी तो कर रहा है। नहीं, प्रिसाइज अटैक हैं, जितने भी 2 बड़े रडार थे जो मिडिल ईस्ट में थी वो ख़त्म किए, जॉर्डन में एक रडार को ख़त्म किया। तो अटैक तो प्रिसाइज है। अब देखो, इसका अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ के आपको बताऊँ कि अंडरग्राउंड अभी भी बहुत सारी मिसाइलें हैं, ये एक अतिशयोक्ति होगी। लेकिन हाँ, ईरान ने जो स्टार्टिंग में जितनी मिसाइलें छोड़ी, हालांकि उसमें ज़्यादातर बैलिस्टिक थी, अभी जो है आज और कल में जो ज़्यादातर छोड़ी हैं वो हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल अब छोड़ी जा रही हैं, जिसमें एक क्लस्टर जो बम एक मिसाइल होती है खुर्रमशाह, वो क्लस्टर बम के रूप में तब्दील हो जाती है, तो वो भी उसने छोड़ी है। तो अभी देखना होगा कि अभी और कितने दिन तक वो छोड़ पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम एक जगह ये भी आ रही है कि कुछ लॉन्चर्स भी तबाह कर रहे हैं इसराइल ने। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी जंग 1-2 हफ्ता और खिंच सकती है। अगर इसमें रूस और चीन डायरेक्ट पार्टिसिपेट करके ईरान को मदद करें, तो फिर एक पूरा गेम चेंज हो जाएगा। मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा पुनीत। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रूस S-400 अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम और चाइना भी अपना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे देता है, तो फिर ईरान को एक नया मौका मिलेगा ड्रोन तैयार करने का भी, मिसाइल बनाने का भी, और फिर ये जंग लंबी चलेगी। अच्छा, यूएन से ईरान की तरफ से ये अपील की जा रही है कि बी न्यूट्रल, क्योंकि हम पर 2 परमाणु संपन्न मुल्क जो हैं वो हमला कर रहे हैं। ये बी न्यूट्रल, अगर ये शब्द इस्तेमाल ईरान कर रहा है अंडरलाइन करके, तो इसके मायने क्या जा रहे हैं पूरी दुनिया? देखिए, यूएन तो आप जानते हो उसका कुछ मतलब नहीं रह गया है। यूएन की जो स्थिति है बिल्कुल मतलब ख़त्म है। आप उसको एक संस्था नाम मात्र की रह चुकी है। अब सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक शायद 1-2 दिन में बुलाएंगे चीन और रूस, उसमें डिस्कस हो सकता है, लेकिन उसमें भी क्या बात होगी कि उसका भी कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईरान ने ये अपील ज़रूर की है, लेकिन अब अगर कोई प्रस्ताव आएगा अमेरिका मतलब और इस इजराइल की अपील तरफ में से, बहुत सारा मैसेज भी छिपा हुआ है पूरी दुनिया के लिए। एक बार फिर से नहीं, पूरी दुनिया के लिए तो संदेश सबसे बड़ा यही है कि यूएन किसी काम का नहीं है। आप उस पर कतई भरोसा ना करें, और अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी आपके अपने हाथ है, यूएन के पास कुछ नहीं है। IRGC डिसेंट्रलाइज होकर काम कर रही है। हाँ, ये रणनीति ईरान ने पिछले साल अपनाई थी कि हम IRGC या जो भी कमांड सेंटर्स होंगे सबको पूरे देश में ऐसे डिसेंट्रलाइज, यानी कि उनको अलग अलग कर देंगे। क्योंकि होगा क्या कि इजराइल का जो मॉडस ऑपरेंडी है कि वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं। तो IRGC के हेड पहले भी सुलेमानी को उन्होंने इराक में हमला करके उनकी हत्या की थी। अब भी उन्होंने खामनेई के ऊपर अपना उनकी एक तरह से हत्या की है। तो इसलिए पहले ही ईरान ने ये सब चीज़ें तैयार कर ली थी कि अगर कोई एक लीडर मरेगा, कोई भी टॉप कमांडर मरेगा, तो उसके नीचे दूसरा कमांडर उसको लेने के लिए तैयार बैठा रहेगा। तो ये सिस्टम उनका पहले से तैयार था, और यही वजह है कि अभी भी खामनेई तो दूसरे दिन ही
उनकी डेथ हो गई, बावजूद इसके ईरान अभी भी अपने दम पर खड़ा है। तो उसकी वजह यह है कि नाउ ही हैज़ डिसेंट्रलाइज द पोजीशन, कि भाई अलग अलग कमान होगा, अगर इनकी मौत होगी तो उसके बाद ये, इनकी मौत होगी तो उसके बाद ये, इनकी मौत होगी तो उसके बाद ये। तो उन्होंने पहले से ही अपना स्ट्रक्चर ऐसे तैयार किया है। इजराइल से क्या खबर आ रही है? वहाँ खबर है कि देखिए खबर हाइफा बहुत, देखिए अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इजराइल से भी खबरें आने बंद हो गई हैं, कोई विजुअल्स नहीं आ रहे हैं। जो इंटरनेशनल लोग वहाँ पर पहुँचे हैं वो वहाँ पर बावजूद इसके उनको रिपोर्टिंग करने की इतनी आज़ादी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब बैन कर दिए गए हैं इजराइल की तरफ से भी। तो अब इस बात की उम्मीद मुश्किल है, मुझे जो लगता है कि इजराइल से भी वो तस्वीरें सामने आएंगी जो पिछली बार आप देख पाए थे। डिस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ कुछ सोशल मीडिया हैंडल बता रहे हैं कि इजराइल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अमेरिका ने फिर भी कह दिया है कि हम बहुत ख़तरनाक सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। उधर B-1 बॉम्बर्स जो हैं वो भी वहाँ उतर गए हैं यूके। तो आज रात बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हालांकि ईरान ने ये कह दिया है कि पड़ोसी मुल्कों से हम मुआफ़ी मांगते हैं कि हमने हमला किया, लेकिन वहाँ से हम पर हमला हो रहा था। अगर आप फिर हमारे ऊपर वहाँ से दोबारा हमला नहीं करेंगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप इसको ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है। आपको क्या लगता है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जानकारी ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।